तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इजी इंग्लिश विद पवन सर में आपका स्वागत है। आइए हम सभी आगे की घड़ी में देखते हैं एक टॉपिक आपके लिए एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एकेडमिक पोर्शन 12वीं कक्षा 12वीं के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे अगर जो हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं, जिसमें टेट एंड सी टेट के एग्जाम्स का अगर जो पेपर देते हैं, तो इंग्लिश का पोर्शन जो होता है उसमें फिगर ऑफ स्पीच एक अहम भूमिका निभाता है। तो एकेडमिक एग्जाम्स के बारे में बातें करें तो एकेडमिक एग्जाम्स में क्लास 12 में यह 4 नंबर का पोर्शन है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है। यहाँ हम शुरू करेंगे आज फिगर ऑफ स्पीच, जो कि आपके सामने है। जैसा कि थंबनेल में आपने इसको अच्छी तरीके से देखा होगा। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बातें करें तो फिगर ऑफ स्पीच एक पोएटिक डिवाइस है। पोएटिक डिवाइस के बारे में बातें करें तो इसका हिंदी जो अर्थ होता है वह होता है अलंकार। अलंकार यह एक पोएटिक डिवाइस है। पोएटिक डिवाइस करने का मतलब है कि पोएट्री में यह एक अहम भूमिका निभाता है। कहने का मतलब है कि जब कोई भी व्यक्ति कोई पोएट्री करता है तो पोएट्री को कितने अच्छी तरीके से उसको ब्यूटीफाई कर दे, सजा दे कि वह लोगों को पढ़ने में बेहतर लगे, यानी कम शब्दों में अधिक बातें कह दे। यह आपका फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। यानी कि पोएट्री को सजाना ही फिगर ऑफ स्पीच का यह कार्य होता है। एक बारे में बातें करें तो जिस तरीके से आप किसी शादी विवाह में देखते हैं कि किसी जो ब्राइड होती है, ब्राइड को जो ब्यूटिशियंस अच्छी तरीके से ब्यूटीफाई करती है, उसी तरीके से फिगर ऑफ स्पीच का भी काम होता है कि यह पोएट्री को क्या करे, सजाए, इसको अच्छी तरीके से ब्यूटीफाई करे। तो यह इसके हिंदी के बारे में बातें करें तो इसका हिंदी जो होता है अलंकार। जैसा कि हम हिंदी में भी देखते हैं तो हिंदी में भी आपको बहुत सारे अलंकार पढ़ने को मिलते हैं, उसी समान ये भी अलंकार हैं। और इनके बारे में बातें करें तो यह कुछ प्रकार होते हैं इनके, उनके बारे में हम सीखेंगे। तो यहाँ देखते हैं यह 7 प्रकार के होते हैं। जो टाइप ऑफ बात करें, फिगर ऑफ स्पीच के टाइप के बारे में बात करें तो ये 7 प्रकार के होते हैं। पहला जो इसमें पोर्शन होता है वह होता है सिमिली। वह क्या होता है? सिमिली। ओके। दूसरा जो होता है वह होता है मेटाफर। मेटाफर। एंड तीसरा जो होता है वह होता है पर्सोनिफिकेशन। बात करेंगे जो तो पर्सोनिफिकेशन। एंड चौथा है जो वह है एपोस्ट्रॉफी। यह हो गया 4, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी। एंड 5वां आपका जो आता है वह होता है ऑक्सीमोरन। एंड अगला जो होता है 6ठा नंबर का जो होता है उसको बोलते हैं हाइपरबोल। एंड लास्ट जो इसका पोर्शन होता है वह होता है आपका ऑनोमेटोपोइया। इनके हिंदी के बारे में बातें करें तो सिमिली का जो अर्थ होता है वह आपका होता है उपमा। उपमा दी जाती है, यानी कि क्या किया जाता है इनमें, हम किसी एक ऑब्जेक्ट की उपमा दूसरे ऑब्जेक्ट से करते हैं तो आपका कहलाता है सिमिली। मेटाफर के बारे में बातें करें तो रूपक, इसका जो हिंदी होता है वह होता है रूपक। रूपक का मतलब होता है कि यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सादृश्य है, यानी उसके समान है, वह कहलाता है आपका मेटाफर। पर्सोनिफिकेशन के बारे में बातें करें तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण। यानी कि जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं या भी आइडियाज होती हैं या एब्सेंट पर्सन होते हैं, उनको एज अ पर्सन मान लेते हैं कि वह एक लिविंग थिंग्स है, इस तरीके से। आगे एपोस्ट्रॉफी की बात करें तो एपोस्ट्रॉफी का जो हिंदी होता है वह होता है संबोधन अलंकार। इसमें एड्रेस किया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। यहाँ पे बात की जाए ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास का मतलब है कि ऐसी दो ऑब्जेक्ट्स जिनमें क्या करते हो, एक दूसरे का विरोध करते हो, वह कहलाता है आपका ऑक्सीमोरन। एंड हाइपरबोल की बात की जाए तो हाइपरबोल का हिंदी होता है अतिशयोक्ति अलंकार।
अतिशयोक्ति अलंकार मतलब बातों को या तो बढ़ा चढ़ाकर या फिर अत्यधिक बढ़ाकर या अत्यधिक गिराकर कम करके बताया जाता है, या फिर चीजों को क्या किया जाता है इसमें या तो बहुत ही अच्छा बताया जाता है या फिर बहुत ही बुरा बताया जाता है, वह आपका हाइपरबोल कहलाता है। ऑनोमेटोपोइया के बारे में बात करें और लास्ट में, तो ऑनोमेटोपोइया का जो हिंदी होता है ध्वनि सूचक अलंकार होता है। ध्वनि सूचक अलंकार कहने का मतलब यह है कि इनमें जो ऑब्जेक्ट्स साउंड्स करते हैं उनके साउंड्स को आप जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका कहलाता है ऑनोमेटोपोइया। आइए हम सभी एक एक करके सबका डिफिनेशंस एंड एग्जांपल्स को समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर जो यहाँ पे अगर जो समझते हैं इसको, इसके डिफिनेशंस को जानते हैं, इनके एग्जांपल्स को जानते हैं, तो पोएट्री में जब कोई लाइन्स दी गई होती है तो इनमें से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा अलंकार इसमें है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट होता है। और यह 12th के एग्जाम्स में यह 4 नंबर का होता है, जिसमें से 2 नंबर का आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, उनमें आपको फाइंड आउट करना होता है, उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा इसमें फिगर ऑफ स्पीच है। और एक जो बात की जाती है उसमें से दिया जाता है कि उनका डेफिनेशन लिखिए विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी उनके लिखने होते हैं, तो आप इनको जानते हैं तो बेहतर आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। आइए हम सभी देखते हैं सिमिली के बारे में। पहला जो होगा आपका वह होगा सिमिली। यहां हम देखें सिमिली। सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार। उपमा, उपमा यहां देखा जाए तो उपमा अलंकार आप समझ सकते हैं। सिमिली का मतलब क्या होता है? उपमा होता है। तो आइए हम सभी देखते हैं इसमें कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन की बात करें तो यहां हम डेफिनेशन इसके लिखेंगे इन सिमिली और यहां लिखेंगे टू ऑब्जेक्ट्स are compared कह रहा है कि इन सिमिली 2 ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, यानी सिमिली में दो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स जो भी होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनको क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है, वह आपका सिमिली कहलाता है। एक और पॉइंट की बारे में बात करें इसमें, तो इसमें एक और पॉइंट होता है आपका, जो होता है वह ये होता है कि द वर्ड्स कौन कौन से वर्ड्स? एज, अगला जो वर्ड होता है वो होता है लाइक, एंड अगला जो वर्ड होता है एंड, सो आर यूज्ड। कहता है इस तरीके से इन सिमिली 2 ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, यानी कहता है सिमिली में क्या किया जाता है? उपमा अलंकार में 2 ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, और यहां बता रहे हैं एंड द वर्ड्स एज, लाइक, सो एंड सो आर यूज्ड। कह रहा है कि इससे जब कंपेयर किया जाएगा तो उनमें कंपेयरिंग जो वर्ड होंगे वह एज होगा, लाइक होगा या फिर क्या होगा? सो होगा। ओके, तो आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा कि सिमिली में क्या करते हैं? 2 ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के लिए एज, लाइक एंड सो वर्ड का हम यूज करते हैं। ओके, सो इनके एग्जाम्पल की बारे में बात करें तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। यहां देखा जाए 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइफ है एंड यहां पर ड्रीम है, तो इनकी तुलना की जा रही है कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। ये कंपेयरिंग वर्ड है कि जीवन जो है वह कैसा है? स्वप्न की तरह है, स्वप्न के जैसा है, स्वप्न के समान है। ओके, तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट की बात तुलना की जा रही है कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। ओके, तो सेम ये चीजें होती है कि जो ऑब्जेक्ट में क्या किया जाता है, इसमें तुलना की जाती है। ओके, तो यहाँ पे आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट की हमेशा क्या की जाएगी? इसमें तुलना की जाएगी। ओके, तो यहाँ जो दूसरा होगा भाई, ये पहला था जिसको आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। दूसरा बारे में बात करें तो मेटाफर होता है। मेटाफर के बारे में बातें करें तो मेटाफर का जो हिंदी होता है वह होता है रूपक अलंकार। रूपक यानी उसी के सादृश्य, रूप के जैसा है। यहाँ पे सेम में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, इनमें डिफरेंट होता है।
यहाँ हम देखते हैं थोड़ा सा क्या होता है, इसमें डिफरेंट होता है। तो रूपक अलंकार के बारे में बात करें, इनका डिफिनीशन के बारे में बातें करें, तो इनका डिफिनीशन यह होगा कि इन कह देंगे इन मेटाफर टू ऑब्जेक्ट्स are represented correct in metaphor two objects are represented as they are similar similar as they are similar as they are similar ओके कहता है कि यहां पे इन मेटाफर टू ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड एंड दे आर सिमिलर। ओके तो यहां देखते हैं कह रहा है कि मेटाफर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, बता रहा है मेटाफर में दो ऑब्जेक्ट्स का क्या किया जाता है, इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है जैसे वह एक दूसरे के क्या हो, सिमिलर हो। सिमिलर का मतलब हो क्या हो, समान हो, एक दूसरे के समान हो। यहां हम देखते हैं इनके एग्जांपल, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि क्या होता है। या दे आर सेम भी यहां लिख सकते हो, दे आर सेम बता रहे हैं यहाँ पे कि वह एक दूसरे के क्या हो, समान हो, सेम हो। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो। एक और चीज इसमें अगर जो इंक्लूड करना चाहे तो आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कहते हैं द वर्ड्स क्या कौन कौन से वर्ड थे, एज, लाइक एंड सो आर नॉट यूज्ड। बता रहे हैं कि टू वर्ड्स जो एंड कहता है एंड द वर्ड्स एज, लाइक एंड सो आर नॉट यूज्ड। ओके इसके बाद बता रहा है कि मेटाफर में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे वो लगते हैं वो क्या हो, सेम हो, तो यह कहलाता है आपका मेटाफर। यहाँ पे एक और चीज है, इस पॉइंट में इसमें लिखेंगे कि द वर्ड्स एज, लाइक एंड सो आर नॉट यूज्ड। कहता है कि ये जो आप वर्ड्स लिखते हैं एज, लाइक, सो, सिमिली में कंपेयर करने के लिए इसमें इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आगे हम इसके एग्जांपल समझेंगे और एग्जांपल्स को देखेंगे बेहतर तरीके से कि एग्जांपल्स इसके क्या कहते हैं। एग्जांपल से वह बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे हमने इसको लिख दिया, लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ इज ए ड्रीम, मैंने उसी एग्जांपल को यहाँ पे लिख दिया, लाइफ इज ए ड्रीम। यहाँ पे देखिए बात करें तो लाइफ इज ए ड्रीम, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक लाइफ है और दूसरा क्या है, ड्रीम है। तो बताया गया है लाइफ एक कैसा है, जीवन कैसा है, स्वप्न है। जीवन क्या है, एक स्वप्न है, यानी कि जीवन को स्वप्न की तरह क्या किया गया है, यहाँ पर दर्शाया गया है कि जीवन और स्वप्न क्या है, एक जैसे है, सेम है। तो इसके बारे में हम देख लिए। ओके तो यहाँ पर देखते हैं अगला जो होता है आपका, अगला जो वर्ड होगा, अगला जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वह होगा आपका क्या, पर्सोनिफिकेशन। तीसरे के बारे में बात करें तो पर्सोनिफिकेशन के बारे में बातें की जाए तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार कहने का मतलब यह है कि नॉन लिविंग थिंग्स या अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं जैसे कि वह उसमें क्या हो, जीवन हो, ये चीजें रिप्रेजेंट किया। तो इसमें आप लिख सकते हो इन पर्सोनिफिकेशन क्या है, इन पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, abstract ideas, abstract abstract ideas are
रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेज कह रहा है कि इन पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग थिंग्स abstract ideas and abstract ideas कह रहा है आर रिप्रेजेंटेड एज दे आर having life or they are having life और सेंस यहां देखते हैं पर्सोनिफिकेशन के बारे में बातें करें तो कह रहा है कि इन पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग थिंग्स यानी नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब कहते हैं निर्जीव वस्तुएं abstract ideas and abstract ने यहां पर एंड रख सकते हो आप एंड abstract ideas आर रिप्रेजेंटेड यानी कि जो आपके मानवीकरण क्या बोलते हैं इसको भाववाचक विचार होते हैं उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि उनमें क्या हो जीवन हो और उनमें क्या हो सेंस हो इस तरीके से आप देख सकते हैं या पर्सोनिफिकेशन आपका कहलाता है ठीक है तो यहां आप कहता है कि नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसा बताया जैसे उनमें जीवन हो उनमें क्या हो जीवन हो ये आपका क्या होता है पर्सोनिफिकेशन कहलाता है इसमें एग्जांपल की बातें करें तो एग्जांपल आपका इसका देख सकते हैं लव इज ब्लाइंड लव इज ब्लाइंड अब देखिए बारे में बातें करें यहां पे एक वर्ड दे रहा है ब्लाइंड और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें लव कह रहा है प्रेम क्या है लव इज ब्लाइंड यानी प्रेम क्या है अंधा है प्रेम क्या है आपका एक अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है ये अब्स्ट्रैक्ट आइडिया भाववाचक विचार है आपके तो यह कैसे अंधे हो सकते हैं यानी इनको बताया जा रहा है कि यह जैसे क्या हो मानव की तरह हो इनमें भी आंखें होती हैं और ये भी क्या है अंधे हैं तो ये चीजें आपको पर्सोनिफिकेशन रिप्रेजेंट करता है कि यह एग्जांपल क्या कहता है कि यह क्या है पर्सोनिफिकेशन है एक और एग्जांपल देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी knocks at the door but once यहां देखिए आपका अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर किसको खटखटा रही है भाई अपॉर्चुनिटी दरवाजे को खटखटा रही है जैसे उनमें क्या हो कहता है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस अवसर केवल एक बार ही दरवाजा क्या करता है खटखटाता है दरवाजा कौन खटखटा सकता है क्या अवसर खटखटा सकता है नहीं यहां पर व्यक्ति जो होता है जिनमें जीवन होता है वह दरवाजा खटखटाता है तो यहाँ पे आपने देखा भी था नॉन लिविंग थिंग्स को क्या किया ऐसे रिप्रेजेंट किया गया जिनमें क्या हो लाइफ हो जीवन हो वह आपका क्या कहलाता है पर्सोनिफिकेशन तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि कौन दरवाजा खटखटा सकता है कोई लिविंग पर्सन हो सकता है लिविंग थिंग्स हो सकती है वही दरवाजा खटखटा सकती है तो यहाँ कह रहा है कि लव इज ब्लाइंड प्रेम अंधा होता है ये भी एक अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर एट वंस यानी कि अवसर केवल एक बार ही दरवाजा खटखटाता है तो अपॉर्चुनिटी को भी क्या कर लिया गया है यहाँ पर इसको आपका पर्सोनिफिकेशन मान लिया गया है अगले बारे में बातें करेंगे हम लोग अगले अलंकार के बारे में फिगर ऑफ स्पीच के बारे में तो वह आपका होगा एपोस्ट्रोफी एपोस्ट्रोफी जैसा कि आप इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है एपोस्ट्रोफी का देखते हैं चौथा यह आपके लिए होगा एपोस्ट्रोफी 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 का मतलब होता है संबोधन 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 जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि संबोधित करना मतलब एड्रेस कर देना किसी को क्या करना एड्रेस करना जैसे वह क्या हो जीवित हो उनमें क्या हो जीवन हो सेम उसी तरीके से है जिस तरह मानवीयकरण में क्या थिंग्स को आवश्यक आइडियाज को क्या कर रहे थे आप ऐसे बता रहे थे जैसे उनमें क्या हो जीवन हो उसी तरीके से कह रहा है कि एपोस्ट्रोफी में भी वही होता है इस तरह से वस्तुओं को ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है कार्ड किया जाता है या एड्रेस किया जाता है जैसे लगता है उनमें क्या हो जीवन हो इस तरीके से संबोधन उनका किया जाता है यहां देखते हैं यहां पर अगर जो लिखना चाहेंगे आप तो लिखेंगे इन एपोस्ट्रोफी things are represented things are addressed कर सकते हैं
थिंग्स आर एड्रेस्ड एज दे आर, यहां कहते हैं एपोस्ट्रोफी, नॉन लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हैं आप, या थिंग्स आर एड्रेस्ड एज दे हैव अ लाइफ, दे हैव ए लाइफ। अब अपने तरीके से, जिस तरीके से हो आप उस तरीके से जो आपको अच्छी तरीके से लर्न हो सके, क्या बोलते हैं डेफिनेशंस, वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कह रहा है कि इन एपोस्ट्रोफी थिंग्स आर एड्रेस्ड एज, या नॉन लिविंग थिंग्स आर एड्रेस्ड एज दे हैव अ लाइफ। कह रहा है कि वस्तुओं को या निर्जीव वस्तुओं को इस तरीके से एड्रेस किया जाता है जैसे लगता है उनमें क्या हो, जीवन हो। यहां आप एग्जांपल देख सकते हैं, ओ डेथ, ओ डेथ, यह होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। आप इसी से पहचान कर सकते हैं कि यह क्या है, एपोस्ट्रोफी। ओके, कम सून, कम सून, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको देख सकते हैं, ओ डेथ कम सून। किसको बुलाते हैं कि आ जाओ, यानी कि कोई पर्सन होता है वही आता है, वही मोशंस करता है, उनमें ही गति होती है। तो कह रहा है ओ डेथ, हे मृत्यु कम सून, मतलब जल्दी आ जाओ। ये चीजें आप कर सकते हैं। फ्रीडम, व्हाई आर सो हैप्पी, यहां पर लिख सकते हो ओ फ्रीडम, FREEDOM। यहां देखते हैं हम, ओ फ्रीडम व्हाई आर यू सो हैप्पी, ओ फ्रीडम, यहां पे कॉल आउट करेंगे, व्हाई आर यू सो हैप्पी, व्हाई आर यू सो हैप्पी। यहां हम देखते हैं व्हाई आर यू सो हैप्पी, तो हैप्पी कौन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। तो यहां पे कहता है ये स्वतंत्रता, व्हाई आर यू सो हैप्पी, तुम खुश क्यों हो, ये चीजें हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, एपोस्ट्रोफी कहलाता है। यहां पे किसको संबोधित किया जा रहा है, डेथ को यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है, इसमें किसको एड्रेस किया जा रहा है, या फ्रीडम को एड्रेस किया जा रहा है। और इनको क्या माना जा रहा है कि जैसे ये क्या हो, एक जीवित हो, जीवित प्राणी हो, इस तरीके से इनको क्या किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। आइए हम देखते हैं अगला जो आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा, वह होगा ऑनोमाटोपोइया, सॉरी ऑक्सीमोरन। ये जो होगा आपका पांचवा, वह क्या होगा, ऑक्सीमोरन, OXYMORON। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास, विरोधाभास। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें क्या होता है, विरोध दर्शाया जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन क्या डेफिनेशन होगा, इन ऑक्सीमोरन, इन ऑक्सीमोरन two things are represented as a opposite meaning, यहां क्या कह रहा है आपका, देखेंगे इस तरीके से, इन ऑक्सीमोरन टू थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड। कह रहा है कि ऑक्सीमोरन में दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंटेड, थिंग्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, एज अपोजिट मीनिंग। जैसा कि उनमें क्या होता है, देखा जाता है कि दोनों के क्या होते हैं, अपोजिट मीनिंग्स होते हैं, यानी वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। आइए एग्जांपल से समझेंगे, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया। लिख सकते हैं, दिस इज ए स्वीट पॉइजन, SWEET, पॉइजन, पॉइजन। यहां देखते हैं हम, दिस इज ए स्वीट पॉइजन, यानी कहने का मतलब है कि पॉइजन कैसा, यहां दो थिंग्स हैं, कौन कौन सी, स्वीट एंड पॉइजन। यहां पे कह रहा है कि पॉइजन जो है वह कैसा होता है, स्वीट होता है। स्वाभाविक सी बात ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पॉइजन को होता है, वह होता है बीटर होता है, कड़वा होता है, और लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसको स्वीट बताया जा रहा है। ओके, तो हम देखते हैं इसमें और भी चीजें, दिस और भी चीजें होती हैं। दिस इज ओपन सीक्रेट, एक और एग्जांपल देख सकते हैं, क्या होता है, दिस इज ए ओपन सीक्रेट, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यानी कि यह एक खुला रहस्य है। भाई स्वाभाविक सी बात है कि जब रहस्य होगा तो वह क्या होगा, बंद होगा, यानी कि उनमें
जब वो खुल जाएगा तो वह कैसे सिक्योर रह पाएगा, यानी कि उनमें किस प्रकार की सेक्रेटनेस रह पाएगी। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि दो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दो थिंग्स को या फिर दो वर्ड्स को यहाँ पे बताया जा रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट मीनिंग्स रखते हैं, वह आपके क्या रहते हैं, ऑक्सीमोरन। ओके, अगले एग्जांपल की बात करते हैं। तो सॉरी, अगले आपकी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बातें करते हैं। तो अगला आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वह है हाइपरबोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ही बार यह पूछा जाता है हाइपरबोल की होता क्या है। तो अगला हम छठवां देखते हैं यहाँ पर, और वह होता है हाइपरबोल। हाइपरबोल, हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति के बारे में बातें करें तो अतिशयोक्ति यानी चीजों को क्या किया जाता है, या तो अत्यधिक बढ़ाकर कहा जाता है, या अत्यधिक घटाकर कहा जाता है, या उसको आप बहुत ही अच्छा बताते हैं उसके बारे में, या तो उसके बारे में बहुत ही आप बुरा कहते हैं। ओके, तो इसके डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इन हाइपरबोल things are represented things are represented कैसे की जाएंगी, रिप्रेजेंट की जाएंगी, ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स, बेटर और वर्स। Then they are आप यहां बोल सकते हैं कि then या फिर बोल सकते हैं then really are, then they really are। ओके, कह रहा है यहां पर इन हाइपरबोल थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड ग्रेटर और लेस। कह रहा है कि हाइपरबोल में क्या होता है, थिंग्स जो वस्तुएं होती हैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि बहुत ही अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, या फिर उसको और भी क्या किया जाए, घटाकर किया जाए। ग्रेटर का मतलब बढ़ाकर के किसी वस्तु को बोलना, उनके बारे में बताना, और यहाँ पर लेस का मतलब उसको कम करके बोलना, यानी कि जो रियल में है, वास्तविकता में है, उनको क्या करते हैं, या तो आप ग्रेटर करते हैं, यानी कि वास्तविकता न बोल करके बहुत ही बढ़ाकर कहते हैं, वास्तविकता न करके उनको बहुत ही घटाकर बोलते हैं। आगे बोलता है इस तरीके से, या तो वस्तु को बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी कि जो रियलिटी उसकी है उसको आप क्या कर सकते हैं, उससे अत्यधिक थोड़ा सा बढ़ाकर कहते हैं कि वह बेटर है। ओके, या फिर उसकी मतलब उनके दोष के बारे में बताते हैं कि वह क्या है, से बुरी है, यानी उनकी रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता हाइपरबोल। तो इसमें आप देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के बारे में बातें करें तो यहां लिख सकते हैं, सी wept of oceans। सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर, ये होता है सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, सॉरी TEARS। यहां देखते हैं सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, यानी कि वह ऐसे रोई जैसे कि क्या हो, ओशियन ऑफ टीयर्स हो गए। ओशियन का मतलब होता है महासागर, यानी कि वह महासागर के समान रोई, यानी कि कहने का मतलब उसको बताया जा रहा है इस तरीके से कि वह रोती है तो वह इस ऐसे रोती है जैसे क्या हो, महासागर भर जाते हैं, यानी महासागरों में जिस तरीके से जल होता है उसकी आंखों से उस तरीके का क्या होता है, टीयर्स निकलते हैं, आंसू निकलते हैं, यानी कि उनके बारे में बताया गया है। यह बातें क्या की गई है, बढ़ा चढ़ाकर की गई है। ठीक है, अगला जो होगा वह लास्ट आपके लिए होगा अनोमाटोपोइया, जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान है, क्योंकि जैसा नाम भी है वैसा उसका यहाँ पर देखते हैं उसका काम भी है। तो देखते हैं अगला जो आपका सातवां होगा वह होगा अनोमाटोपोइया। इसको बोलते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। ध्वनि सूचक का मतलब है कि जो ध्वनि के बारे में सूचना दे, जो ध्वनि के बारे में क्या करे, सूचना दे, वह कहलाता है आपका ध्वनि सूचक
अलंकार। इनके बारे में बातें करें तो यह क्या करता है, साउंड को ऐसे सजेस्ट करता है, साउंड को क्या करता है, यह सजेस्ट करता है। तो आप लिख सकते हो इन ऑनोमाटोपोइया इन ऑनोमाटोपोइया क्या कहता है, साउंड्स सजेस्ट, साउंड्स सजेस्ट क्या किया जाता है, साउंड को सजेस्ट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, साउंड को सजेस्ट किया जाता है। ओके, ऑनोमाटोपोइया साउंड सजेस्टेड, सजेस्ट यानी कि क्या किया जाता है ऑनोमाटोपोइया में, साउंड को सजेस्ट किया जाता है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एग्जांपल में क्या होता है कि बीज आर बजिंग, मधुमक्खियां क्या करती हैं, बजिंग करती हैं, भिनभिनाती हैं। मधुमक्खियों का साउंड जो होता है वह क्या होता है, बज का साउंड होता है। आगे देख सकते हैं आप स्नेक्स, स्नेक्स आर हिसिंग, हिसिंग यानी कि क्या कर रहा है कि स्नेक क्या क्या करता है, उसका साउंड क्या होता है कि वह हिसिंग करता है, मतलब क्या करता है, यह हिसिंग करता है। हिसिंग करने का मतलब फुफकारता है। तो वह साउंड को यानी कि जो भी इसमें ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके साउंड को क्या किया जाता है, इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से हमने देखा फिगर ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच में आपने सातों पार्टों को देखा। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आशाएं यही हैं, उम्मीदें यही हैं कि आपको यह बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हमारी भी कुछ आशाएं हैं आपसे कि आप जब कहीं वीडियो को देखें तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए।